नमस्कार बच्चों, बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी सिकंदरा आगरा में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में जो जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय का जो अपठित गद्यांश परीक्षा में किस तरीके से पूछे जाते हैं वो आज की वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर अभ्यास कराने जा रहे हैं। जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, अपठित गद्यांश कैसे आते हैं, वो यहाँ पर अभ्यास कराया जा रहा है। जल्दी से जल्दी जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो यहाँ पर अभ्यास करने के लिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए ताकि वो भी समझ पाए कि अपठित गद्यांश किस तरीके का आता है, किस तरीके से प्रश्न आते हैं। तो पहला अपठित गद्यांश हम पहले स्टडी करेंगे, इसको पढ़ेंगे पहले, उसके बाद नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उसको हम एक एक करके उसको हल करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या दिया गया है, ऊपर लिखा गया है, नीचे दिए गए परिच्छेद को पढ़कर उत्तर दीजिए। राहुल के पिताजी बाजार से सामान लेकर वापस घर आ रहे थे। उनके साथ उनका पालतू कुत्ता शेरा भी था। कुत्ते का नाम क्या था? शेरा। रास्ते में एक बदमाश उनके पास आया। बदमाश जो जिसको आप चोर कहते हो। बदमाश ने पिताजी के हाथ से थैला छीना और भागने लगा। शेरा तुरंत बदमाश के ऊपर झपटा। शेरा को अपनी ओर झपटते देख बदमाश डर गया और थैला छोड़कर भाग गया। शेरा अपने मुंह में पकड़कर थैला वापस लाया। पिताजी शेरा से बहुत खुश हुए। उन्होंने प्यार से शेरा को गले लगाया। दोनों खुशी खुशी घर की ओर वापस चले गए। अब ये इस गद्यांश को पढ़कर क्या लगता है कि ये जो गद्यांश है वो किसी कहानी संग्रह से लिया गया है। जैसे कि मैंने आपको कल वीडियो में सिलेबस के माध्यम से बताया था कि अपठित गद्यांश कहीं से भी हो सकता है। तो पहला देखो वही की वही सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि अपठित गद्यांश कहानी संग्रह भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर पहला जो है आपको कहानी संग्रह से ही एक कहीं से भी एक पैसेज लिया, उसके माध्यम से आपको ये लाइनें यहाँ पर प्रस्तुत की गई। नीचे प्रश्न देखिए कैसे पूछ रहा है, इसी के अंदर इसके जवाब छिपे हुए हैं। क्या पूछ रहा है? बिल्कुल आसान सा सिमिलर सा क्वेश्चन है। राहुल के पिताजी कहाँ से वापस आ रहे थे? कहाँ से आ रहे थे? देखो पहली लाइन में जवाब पूछा छिपा हुआ है। राहुल के पिताजी बाजार से सामान लेकर घर आ रहे थे। तो यहाँ ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? मेला, रेलवे स्टेशन, ऑफिस, बाजार। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। डी पे लिखा है बाजार। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। पिताजी के साथ और कौन था? पिताजी के साथ और कौन था? पहला ऑप्शन दिया हुआ है राहुल, दूसरे में लिखा है शेरा, तीसरे में लिखा है राहुल की माँ और चौथा यानी ऑप्शन नंबर डी लिखा है बदमाश। तो कौन था उसके साथ? अभी इस लाइन में देखो आपने पढ़ा, दूसरी लाइन में इसका आंसर छिपा हुआ है। उनके साथ उनका पालतू कुत्ता शेरा भी था। तो यहाँ पर क्या नाम है? नाम दिया हुआ है शेरा। तो बी ऑप्शन राइट होगा। तीसरा प्रश्न मैंने कहा था व्याकरण से संबंधित भी प्रश्न आ सकते हैं। एक या दो क्वेश्चन आपको व्याकरण से संबंधित भी मिलेंगे, आपको कल की वीडियो में बताया था। देखिए 63 क्वेश्चन नंबर पे आपसे व्याकरण से संबंधित पूछ रहा है। यहाँ से ही एक शब्द उठा लिया पालतू, जो आपके अपठित गद्यांश में प्रयुक्त हुआ है। देखिए पालतू कुत्ता, कुत्ता कैसा है? पालतू। तो ये क्या है? किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताता है? विशेषता। तो क्या होगा? वो क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। साफ सा जाहिर है। तो पालतू शब्द क्या है? आपका विशेषण है। साफ पता चल रहा है, ठीक है। शेरा थैला वापस कैसे लाया? शेरा थैला वापस कैसे लाया? कैसे लाया? मुंह से पकड़कर, गले में डालकर, हाथ में पकड़कर, माथे पे रखकर। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है शेरा कैसे लाया।
शेरा को अपनी ओर झपटते देख बदमाश डर गया और थैला छोड़कर भाग गया। शेरा अपने मुंह में पकड़कर थैला वापस लाया। तो 64 नंबर का जो ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है, मुंह से पकड़कर, तो यहाँ पर मुंह से पकड़कर आंसर आपका राइट होगा। देखिए चलते हैं आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, ये आपका ऑप्शन नंबर हो गया आपका मुंह से पकड़कर, ऑप्शन नंबर ए। मुंह से पकड़कर, यहाँ पे आंसर राइट होगा। यहाँ पर आएगा आपका मुंह से पकड़कर। आगे देखिए, पिताजी ने, नेक्स्ट देखिए, पिताजी ने किसे गले लगाया, किसे गले लगाया, बदमाश को, थैले को, शेरा को, राहुल को। क्योंकि जो उनका पालतू कुत्ता शेरा था वो थैले को लेकर वापिस आया था बदमाश से, तो किसको गले लगाया था, शेरा को। आपके इस गद्यांश में लिखा हुआ है, पिताजी शेरा से बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने बड़े प्यार से शेरा को गले लगाया। ठीक है, तो पहला जो गद्यांश है 61 से लेकर 65 नंबर तक 5 प्रश्न आए हैं आपके। तो आपको ये समझ में आया, इस तरीके से ये पहला गद्यांश पूरा हुआ। इसी तरीके से पहले आपको जहां जहां क्वेश्चन के जो क्वेश्चन मिले उसका आंसर उसी लाइन में छिपा हुआ है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका उससे अलग है। गद्यांश अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो उसके प्रश्न उसी के अंदर ही छिपे हुए, प्रश्न के उत्तर जो है वो उसी के अंदर ही छिपे हुए हैं। बिल्कुल आसानी से ही 5 से 10 मिनट में, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, बड़े आसानी से आप उनको सोल्व कर सकते हो और पूरे में से पूरे मार्क्स ले सकते हो, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्योंकि ये क्या है, इसके सामने से आंसर को ढूंढना है जो आंसर छिपा हुआ है और बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। एक क्वेश्चन आपका जो है व्याकरण से संबंधित आया था, इसके अंदर वो बता ही दिया किस तरीके से आपको निकालना है कि क्या चीज है। यहाँ पे देख लिया, देखो यहाँ पे दिखा था आपका, दोबारा बता देती हूँ, पालतू कुत्ता। अब ये क्या है, नाम वाला शब्द है, नाम वाला शब्द है यानी संज्ञा शब्द है, और संज्ञा के आगे जो क्या है उसकी क्या बताई, कुत्ता कैसा है उसकी विशेषता बताई, पालतू कुत्ता है, तो विशेषता बताने वाले सब विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, और किसी को कोई भी यदि डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालकर कोई भी किसी भी अगर क्वेश्चन पे, किसी प्रश्न पे यदि डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं 61 से 65। चलिए आगे 66 क्वेश्चन नंबर 64, 65, इसमें एक क्वेश्चन और बचा है, पे लगाया, ये हो गया है शेरा को। अगला गद्यांश जो है 66 से लेकर 70 तक भी प्रश्न जो है अपठित गद्यांश से ही है, इसमें गद्यांश ही आते हैं, 4 गद्यांश दिए गए हैं इसमें। दूसरा देखिए, संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु समय है, क्योंकि दुनिया की अधिकांश वस्तुओं को घटाया बढ़ाया जा सकता है, यानी वस्तु कोई भी है उसको हम कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन समय एक ऐसी चीज है वो यदि एक बार चला गया तो लौट करके वापस नहीं आता, उसको हम कम या ज्यादा नहीं कर सकते। तो समय के ऊपर ये पूरा जो गद्यांश है वो दिया गया है, इसी में यही वाली बात लिखी गई है, पर समय का एक क्षण भी बढ़ा पाना व्यक्ति के बस में नहीं है। समय के बीत जाने पर व्यक्ति के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता। विद्यार्थी के लिए तो समय का और भी अधिक महत्व है। विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य है शिक्षा प्राप्त करना। सबसे पहला जो मेन जो उद्देश्य है क्या है, शिक्षा प्राप्त करना। अगर शिक्षा बच्चा यदि अच्छे से प्राप्त कर लेगा वो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में आगे जा सकता है। शिक्षा नहीं है, शिक्षा के बिना मनुष्य क्या है, पशु के समान। आपने एक शिक्षा प्राप्त करना, उसके बाद देखिए समय के उपयोग से ही शिक्षा प्राप्त की जा सकती है।
जो विद्यार्थी अपना बहुमूल्य समय खेलकूद, मौज मस्ती तथा आलस्य में खो देते हैं, यानी जो मनुष्य, जो विद्यार्थी कोई भी है, जब उनकी पढ़ने की उम्र है, वो अपना कीमती समय, बहुमूल्य का मतलब क्या है, कीमती समय, खेलकूद जब समय है तब वो अपना कीमती समय किसमें व्यतीत कर रहे हैं, ज्यादा खेलकूद में, मौज मस्ती में, या फिर आलसी में, आलस, सुस्ती कि समय पर कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, सो रहे हैं तो सो ही रहे हैं, खा रहे हैं तो खा रहे हैं, घूम रहे हैं तो घूम रहे हैं, तो वो जीवन भर पछताते हैं, पछताते ही रहते हैं। वो ये प्रैक्टिकली बात है, वो पछताते ही है। और फिर समय निकल जाता है, और उसके बाद समय निकल गया, जब काम करने की उम्र थी तब आपने उस चीज को सही समय पर किया नहीं, तो अब कोई भी फायदा नहीं है। तभी एक लोकोक्ति भी बनाई, एक कहावत बनाई, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, कि अब समय निकल जाने पर अब कोई भी फायदा नहीं है, पछताने से कोई भी फायदा नहीं है। और मैंने आपसे ऊपर भी एक बात बताई थी कि व्यक्ति के पास, जिसके पास विद्या धन नहीं है, जिसके पास शिक्षा प्राप्त नहीं है, तो वो क्या है, क्या पशु के समान चलते रहते हैं। कैसे, जैसे एक संस्कृत के अंदर कहा गया, येषाम न विद्याम न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मनुष्य रूपेण मृगास चरंती। यानी इसके कहने का मतलब हिंदी में इसका अर्थ, इसमें हिंदी में इसका अनुवाद क्या है, जिसके पास न विद्या है, न तप है, न ज्ञान है, न धर्म है, ठीक है, वो क्या है, मनुष्य के रूप में वो हिरण के समान धरती पर विचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, चरते रहते हैं। तो इसलिए समय का सदुपयोग के लिए है पठित गद्यांश है, तो इससे आपको कुछ सीखना भी चाहिए। नीचे ये प्रश्न आपको करवाते हैं, इससे आगे क्या कहा गया, क्योंकि वे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं और जीवन में उन्नति नहीं कर पाते। क्या कहा गया, पहले तो वो जीवन भर जो समय का उपयोग नहीं समझते, बहुमूल्य समय खेल कूद, मौज मस्ती, आलस्य में खो देते हैं, जीवन भर पछताते रहते हैं, क्योंकि वे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। क्योंकि जब पढ़ाया गया, जब आपने एकाग्र मन ही नहीं किया, तो एकाग्र मन जब करोगे, उस चीज को सही समय पर सीखोगे, तो अपने आप आपका परिणाम ऑटोमेटिकली अच्छा आएगा। और जीवन में उन्नति नहीं कर पाते, कौन नहीं उन्नति कर पाते, यहाँ ऊपर आपको क्या क्या गया, जो समय की कद्र नहीं करता, जो विद्यार्थी, मनुष्य का कर्तव्य है। अब आपको क्या कहा गया है, ये संदेश दिया गया है कि मनुष्य का कर्तव्य है कि जो क्षण बीत गए हैं, जो बीत गया है, उसकी चिंता करने के बजाय जो अब हमारे सामने है, यानी जो वर्तमान में है, अब उसकी चिंता करें, उसका सदुपयोग करें, उसका उपयोग करें। वर्तमान में जो भी चीज हो रही है, क्या हो रहा है, उसका उपयोग करें। अब इससे संबंधित ही यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे, ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 66, विद्यार्थी जीवन भर क्यों पछताते रहते हैं। ऑप्शन दिया गए हैं 4, ध्यान से पढ़िए, इसी में इनके प्रश्न के जवाब के उत्तर जो हैं वो गद्यांश में ही छिपे हुए हैं। पहला क्या लिखा ऑप्शन में, क्योंकि वे आलसी होते हैं। दूसरा, वो अपना कीमती समय मौज मस्ती और आलस्य में खो देते हैं। तीसरा, वो ज्ञान प्राप्त नहीं करते। चौथा क्या लिखा है, वो बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं करते। क्यों पछताते, क्योंकि जब हम उनका जो कीमती समय है वो अपना मौज मस्ती और आलस्य में खो देते हैं। यहाँ पे अभी मैंने इसी लाइन पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस दिया, इसी लाइन पर ही सबसे ज्यादा बल दिया। क्यों, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न नीचे आया हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 66 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। 67 देखिए, आइए देखते हैं, समय को सबसे अमूल्य वस्तु क्यों कहा गया है। अमूल्य वस्तु, कीमती वस्तु क्यों कहा गया है, क्यों कहा गया है, इसका एक भी क्षण घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। दूसरा क्या पूछ रहा है, समय व्यक्ति के वश में नहीं है। तीसरा क्या, पहले जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो पहले चारों ऑप्शन पढ़े जरूर, पढ़ने के बाद ही, ये नहीं कि पहली लाइन पढ़ ली फिर फटाफट टिक मार्क कर दिया, नहीं, जल्दबाजी में गलत भी हो जाता है कई बार प्रश्न के जवाब। ऑप्शन चारों पढ़े, फिर आप ध्यान से देखें कि यहाँ कौन सा सटीक है और कौन से लाइन में इस प्रश्न का जवाब छिपा है, वहीं पर टिक मार्क करेंगे। समय व्यक्ति के वश में नहीं है, समय ही व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है, मनुष्य उस समय की गति को नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर अमूल्य क्यों है, क्योंकि समय का एक भी क्षण जो है वो घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। पहली लाइन में ही लिखा है
समय का एक भी क्षण बढ़ा पाना व्यक्ति के बस में नहीं है। और ऊपर लिखा है क्योंकि दुनिया की अधिकांश वस्तुओं को तो घटाया बढ़ाया जा सकता है, लेकिन समय का क्षण जो है वो घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए वो कीमती है, अमूल्य है। अमूल्य का मतलब कीमती। चलिए आइए आते हैं, चलिए आइए देखते हैं 68 में है विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या है विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य? नीचे देखो इस लाइन में आया हुआ है कि विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य क्या है, लाइन में आंसर आया हुआ है, विद्यार्थी जीवन का साफ साफ लिखा हुआ है, आप पढ़िए उसको। विद्यार्थी जीवन का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा प्राप्त करना। ठीक है। समय के संबंध में व्यक्ति का क्या कर्तव्य बताया गया है? समय के संबंध में क्या बताया गया? समय के बारे में आपको नीचे मैंने अभी पूरा अपठित गद्यांश पढ़ा, तो क्या परिश्रम करें, मन लगाकर पढ़ाई करें, बीते समय के बारे में पश्चाताप न करके वर्तमान समय का सदुपयोग करें। देखो ये लास्ट वाली लाइन में मैंने कहा था ना कि जो समय बीत गया है उस पर विचार न करके आप जो वर्तमान में जो समय है उसका उपयोग करें, यही इसका सही जवाब होगा। नीचे वाली लाइन में इसका आंसर छिपा हुआ है। प्रश्न नंबर 70, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अच्छा, देखो ये व्याकरण से संबंधित आ गया बच्चों, अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। अब आपको ये वाक्य पहचानना है कि अच्छा शब्द का प्रयोग कौन से वाक्य में हुआ है, और अच्छा शब्द वाक्य तो चारों में हुआ है, पर विशेषण के रूप में कौन से वाक्य में हुआ? तुमने अच्छा किया जो आ गए, यह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा है वह अभी आ जाए। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, स्थान की विशेषता आ रही है, यह स्थान, हमें ये पता चले कि कोई भी जो चीज है, कोई भी वस्तु है वो कैसी है, तो वहां पर हमें ये पता चल जाएगा कि विशेषण शब्द इसी वाक्य में प्रयोग हुआ है। जिसको विशेषण का पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा वो आसानी से विशेषण का वाक्य में भी विशेषण को ढूंढ देगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट, कि स्थान कैसा है, अच्छा है। और यहाँ पर ये जो बहुत जो शब्द है, यहाँ में प्रश्न में तो आपसे अच्छा विशेषण के रूप में पूछा हुआ है, लेकिन यहाँ पे पूछा जाए बहुत, बहुत क्या है यहाँ पे ये भी बता देती हूँ। बहुत जो शब्द है यहाँ पे प्रविशेषण है। अगर यहाँ प्रश्न में यदि प्रविशेषण पूछा जाए कि प्रविशेषण छाटिए, तो ये यानी अच्छा, कैसा अच्छा है, कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत जो शब्द है वो प्रविशेषण, जो विशेषण की विशेषता को और ज्यादा मतलब ये कैसा है, बहुत अच्छा है, कोई भी चीज बहुत ही अच्छी है, सुपर है, तो वो क्या आपका प्रविशेषण हो। ठीक है। और अच्छा क्या है, आपका विशेषण है। आपसे यहाँ पे खाली विशेषण पूछा है, अगर विशेषण पूछा प्रविशेषण पूछे तो बहुत, वाक्य यही होगा, वाक्य कोई दूसरा नहीं। ठीक है जी। तो ये दूसरा जो आपका अपठित गद्यांश भी पूरा करवाया मैंने। 70 तक आपका दूसरा जो अपठित गद्यांश है उसके आंसर मैंने आपको सॉल्यूशन कराए। इसी तरीके से आएंगे आपके अपठित गद्यांश जब आप नवोदय विद्यालय के अंदर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला देखिए अपठित गद्यांश, प्रश्न नंबर 71 से 75, तीसरा अपठित गद्यांश देखते हैं, पढ़ते हैं। ये परिश्रम से संबंधित है, ये निबंध है। ये जो अपठित गद्यांश हमने अभी पढ़े, पहला पढ़ा था इससे पहले समय, समय से संबंधित था। दूसरा ये परिश्रम से श्रम, मेहनत से संबंधित है। तो ये निबंध है, निबंध संग्रह, निबंध भी आ सकता है। निबंध में से आपको वो निकाल के दे दिया है कोई भी पैसेज कहीं से, और वो उसको अपठित गद्यांश में आपके सामने अनुच्छेद के रूप में प्रस्तुत कर दिया। ठीक है। तो देखिए तीसरा क्या है, 71 से 75 तक देखते हैं। ये आपका परिश्रम से संबंधित है। क्या कह रहा है, निरंतर श्रम करने से शरीर स्वस्थ रहता है, समाज में जीवंतता बनी रहती है। यदि श्रम करना छोड़ दिया जाए तो समाज गति शून्य हो जाए। अगर हम मेहनत करना छोड़ देंगे तो समाज में जो हमारी गति है वो क्या हो जाएगी, जीरो के समान हो जाएगी।
श्रम की सार्थकता के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था, क्या कहा था? जब श्रम करना है तो उत्पादक श्रम ही क्यों ना किया जाए। उत्पादक श्रम क्या होता है कि यहाँ पे एक्सप्लेन करके गांधी जी ने कहा, गांधी जी के उत्पादक श्रम का तात्पर्य यह है कि ये बताया कि उत्पादक श्रम अब क्या होता है। क्या बताया? उत्पादक श्रम क्या होता है, ये बताया है। उत्पादक श्रम क्या होता है, क्या तात्पर्य है कि श्रम से कुछ चीज की प्राप्ति हो, कि हम जब मेहनत करें तो हमें कुछ प्राप्त अवश्य हो, चाहे वो यश हो चाहे प्रगति हो। इससे श्रम करने में हमें क्या आएगा? आनंद आएगा, खुशी महसूस होगी। श्रम के प्रति निष्ठा और सम्मान की भावना हमारी सहज प्रवृत्ति होनी चाहिए। वस्तुतः हमारे विकास का, हमारी उन्नति तरक्की का मूल मंत्र है श्रम। अगर हम मेहनत करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही हमारी क्या होगा? उतना ही हमारा विकास होगा, उतनी हमारी उन्नति होगी। सफलता का मूल मंत्र और प्रगति की सीढ़ी परिश्रम से ही प्राप्त होती है। कि कहते हैं ना, परिश्रम ही सफलता की पहली सीढ़ी है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। परिश्रम, साहस और कर्म का चोली दामन का साथ है। जो मनुष्य परिश्रम करता है वह साहसी भी होता है। आपने अपठित गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। जब ध्यान से आप एक बार पढ़ लेंगे ना, सारे आंसर 5 मिनट में सोल्व हो जाएंगे। 5 मिनट में सारे प्रश्न के जवाब जो आप देखते ही आपको मिल जाएगा कि इसमें ही इसका जवाब, इस ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये होगा। अब पढ़ते हैं प्रश्न। 71 नंबर पे जो प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? स्वस्थ शरीर के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? स्वस्थ शरीर के लिए क्या आवश्यक है? स्वस्थ शरीर, ये लिखा ना, शरीर स्वस्थ रहता है। अगर हम शरीर को स्वस्थ रखना है तो क्या करें? निरंतर श्रम करने से शरीर क्या है? स्वस्थ रहता है। तो लिखा है कसरत करना जरूरी है, निरंतर श्रम, जीवंतता, प्रगति। तो पहली लाइन में आंसर छिपा है निरंतर श्रम आवश्यक। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका क्या है? राइट होगा। दूसरा क्या दिया हुआ है? परिश्रम, साहस और कर्म का चोली दामन का संबंध कैसे है? यहाँ मैंने लाइन को हाईलाइट किया है। कैसे है? क्योंकि सीधा लिखा है, जो मनुष्य परिश्रम करता है वह साहसी भी होता है। कहाँ लिखी है लाइन? जो मनुष्य कर्म करता है वह साहसी भी होता है। तो यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या होगा? इसका सही जवाब होगा। इसमें देखो साफ साफ पता चल रहा है, अलग से भी इसमें परिश्रम और साहसी लोगों को पसंद किया जाता है, ये तो हो ही नहीं सकता है। साहसी कर्मयोगी होते हैं, ठीक है, कर्म तो सभी करते हैं, जब मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन वो कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, उसके अनुसार ही उसका क्या आता है? परिणाम आता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब परिश्रम, साहस और कर्म तीनों साथ साथ चलते हैं, उनका चोली दामन का साथ कैसे है कि जो मनुष्य कर्म करता है वह साहसी भी होता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आगे का गांधी जी ने 73 नंबर प्रश्न जो है दिया गया है आपका, गांधी जी ने श्रम की सार्थकता किससे मानी है? किससे मानी है? प्रश्न में लिखा गया था परिश्रम करने से, सम्मान की भावना से, श्रम के प्रति निष्ठा से, उत्पादक श्रम से। श्रम की सार्थकता किससे मानी है? उत्पादक श्रम से मानी है ना, कि यश हो हमें उत्पादक श्रम, कि जो हम करें, यश प्राप्ति करें या कुछ भी करें तो मेहनत करें, तभी हम विकास उन्नति के पथ पर जा सकते हैं। अगला प्रश्न आपका व्याकरण संबंधी, देखो कल बताया था विलोम भी हो सकता है, विशेषण भी हो सकता है। कल की वीडियो में जब सिलेबस डिफाइन किया था तो देखो एक प्रश्न व्याकरण से, यानी हर गद्यांश में एक प्रश्न जो है व्याकरण से संबंधित दिया, विशेषण से संबंधित आया है और विलोम से संबंधित आया है। तो आपको विषय की जानकारी पूरी होनी चाहिए। आपको एक एक वीडियो दिया जाएगा व्याकरण से संबंधित, ये बताया जाएगा कि विलोम क्या होते हैं, ठीक है,
और विशेषण क्या होते हैं, ताकि आपको वो विषय भी अच्छे से समझ में आ जाए। विलोम का मतलब कल भी बताया था, किसी भी शब्द का उल्टा दूं तो यहाँ पर हाईलाइट क्या किया गया है, सार्थकता। सार्थकता का विलोम क्या है, विलोम क्या है, सार्थक, सार्थक निरर्थक, सार्थकता निरर्थकता। ठीक है, सी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। तो ये 74 तक प्रश्न जो है वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। 3 गद्यांश है ये तैयार करवा दिए। आइए अब देखते हैं, एक गद्यांश और 4 गद्यांश आपके परीक्षा में आएंगे। 5-5 प्रश्न आपके दिए गए हैं। इस तरह से आपके अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्न आएंगे। 74 इसमें 1 प्रश्न और है पिछले वाले गद्यांश में। श्रम करने में आनंद कब आएगा, कब आएगा, आपसे ये गद्यांश में नीचे लाइन छिपी हुई है, देखो क्या लिखा है, जब हम स्वस्थ होंगे, समाज में गति शून्यता नहीं होगी, जब मन में सम्मान की भावना होगी, जब श्रम से कुछ चीज की प्राप्ति होगी। साफ पता चल रहा है कि श्रम करने में आनंद कब आएगा, जब श्रम से कुछ चीज की प्राप्ति होगी। ये ऑप्शन आपका होगा 4। ये वाला जो ऑप्शन है आपका डी, वो राइट होगा। इसके बाद है अगला अनुच्छेद पढ़ते हैं 76 से 80 तक। ये भी एक अनुच्छेद दिया गया, अपठित गद्यांश दिया गया। क्या दिया गया, कहानी के संबंध से संबंध किसी के बारे में बताया है। प्रारंभ में मानव में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, पहले मनुष्य के अंदर कोई भेदभाव नहीं था, सब मिलजुल कर रहते थे। स्वयं मानव ने पारस्परिक भेद की रचना की है, अपने आप मनुष्य ने ही आपसी भेदभाव की रचना की है। दुनिया के तमाम झगड़ों की जड़ में यही स्वार्थ भावना है, जिससे अपने पराये बन जाते हैं। जो हमारे अपने लोग हैं वो भी क्या बन जाते हैं, पराये बन जाते हैं, वो हमारे अपने अपने नहीं होते। गौतम बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद, चैतन्य नाम आदि महापुरुषों ने संसार में धर्म के माध्यम से मनुष्य को परम कल्याण के पथ का निर्देश दिया। पथ मतलब रास्ता, मतलब लोगों की भलाई के लिए इन महापुरुषों ने काम किए। किंतु बाद में यही धर्म मनुष्य के हाथ में एक अस्त्र बन गया। अस्त्र मतलब लोगों में जब भेदभाव की भावना आई तो क्या होंगे, दंगे फसाद होंगे, एक दूसरे को भड़काने में लगे तो क्या होगा, लड़ाई झगड़े खून, और मनुष्य ही मनुष्य का क्या बन गया, दुश्मन बन गया। तो क्या कहा यहाँ पर, धर्म के नाम पर खून बढ़ा, झगड़े बढ़े, कभी नस्ल, कभी रंग, कभी वर्ण, वर्ण मतलब रंग के आधार पर भी, कभी जाति, कभी धर्म के नाम पर कुछ लोग बर्बरतापूर्ण व्यवहार करते हैं। बर्बरतापूर्ण, एक दूसरे के अंदर ईर्ष्या, जलन, ऐसे खुखार भावना जो मन के अंदर, एक क्रोध की भावना जो उनके अंदर प्रज्वलित हो रही है अंदर से, वो बाहर निकाल रहे हैं। हिंसा की भावना पैदा करके वो क्या कर रहे हैं, लोगों के अंदर आपसी फैलावा कर रहे हैं। किस चीज का, हिंसा। और हिंसा है जहां पर वहां क्या, भेदभाव, भेदभाव से ये सब चीजें पैदा हो रही है। भेदभाव के इस कलंक को मिटाना होगा। अपेक्षा है शिक्षा के प्रसार की। जब तक शिक्षा नहीं होगी, शिक्षा के माध्यम से हम ये नहीं बताएंगे कि ये चीज उचित है और ये चीज अनुचित है, तो लोगों को ये पता कैसे चलेगा कि हमारे समाज में इस तरह की तमाम बुराइयां फैल रही हैं और उसको फैलाने वाले हम कौन है, हम स्वयं ही जिम्मेदार है, मानव स्वयं ही जिम्मेदार है। शिक्षा ही मानवीय मूल्यों के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का एकमात्र साधन है। कि शिक्षा के माध्यम से मनुष्य अपने परम कर्तव्य को समझे कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और भेदभाव को मिटाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, ये इसके लिए यहाँ पर उससे संबंधित गद्यांश आया। आइए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रारंभ में मानव का व्यवहार कैसा था। बड़ा सिंपल और आसानी सा प्रश्न पूछ रहा है, बिल्कुल कैसा था भाई। देखो
अब ये आंख बंद करके नहीं लगाना पड़ा, वैसे तो टिपिकल क्वेश्चन है। वो क्या पूछ रहा है, प्रारंभ में मनुष्य का व्यवहार कैसा था। अब यहाँ पे ये वाली बात कहीं नहीं दिखाई दी, ये एक क्या है अपने माइंड से दिया हुआ प्रश्न। परोपकारी था, स्वार्थी था, भेदभाव पूर्ण, निर्दयी। अब आप बताओ क्या कह रहा है, प्रारंभ में मानव में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, व्यवहार कैसा था कि वो परोपकारी था। परोपकारी मतलब दूसरों का भला करने वाला था, हितैषी था, उपकार करने वाला था, एक दूसरे के सुख दुख में काम आने वाला व्यक्ति था। ये परिभाषा है परोपकार की। तो उसका व्यवहार ऐसे था। और बाद में भेदभाव की भावना मनुष्य ने अपने आप ही पैदा कर ली, ये गद्यांश कह रहा है। मानव में पार्श्विक भेद की रचना किसने की। अब यहाँ पर पहली लाइन में लिखा है ना, स्वयं मानव ने पार्श्विक भेद की रचना की है। तो भेदभाव को फैलाने के लिए स्वयं मनुष्य ही जिम्मेदार है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो गया। उसके बाद है, किसने मनुष्य को कल्याण के पथ का निर्देश दिया। कल्याण, कल्याण के लिए, आगे बढ़ने के लिए, लोगों की भलाई के लिए, हित चाहने के लिए कौन थे वो लोग। यहाँ पर देखो, गौतम बुद्ध हुए, ईसा मसीह हुए, मोहम्मद हुए, चैतन्य हुए, ये कौन थे, ये हमारे महापुरुष थे। ठीक है, ये कौन थे, महापुरुष थे। नाम नहीं लिया है यहाँ पर, स्वयं मनुष्य ने, ईश्वर ने, महापुरुषों ने, लेखक ने। तो यहाँ पर महापुरुषों ने, बी ऑप्शन राइट हो गया। अगला है 79 प्रश्न देखें, दुनिया के तमाम झगड़ों की जड़ क्या है। झगड़े किससे पैदा होते हैं, लोग धर्म के नाम पर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, धर्म के नाम पर झगड़े हो रहे हैं। आज भी आपने एक उदाहरण, अभी भी जीता जागता उदाहरण है हिंदू मुसलमान में, अभी मस्जिद के ऊपर, राम मंदिर के ऊपर। तो ये क्या है, धर्म के नाम पर आपसी झगड़े। कौन पैदा कर रहे, मनुष्य। मनुष्य है तो इंसान। मनुष्य को ईश्वर ने तो धरती पे बना के सभी को इंसान के रूप में, ईश्वर ने भेदभाव नहीं किया है, ये हमने धरती पे आकर ही अपने आप ही भेदभाव की भावना उत्पन्न कर ली। तो इसके लिए मनुष्य स्वयं जिम्मेदार है। आपसी झगड़े, फसाद, भेदभाव, सांप्रदायिक झगड़े फैला रहे हैं और झगड़े हो रहे हैं समाज के अंदर। तो दुनिया के तमाम झगड़ों की जड़ क्या है, धर्म है, हमारा धर्म है। ठीक है, शब्द कल्याण, अब यहाँ पे क्या लिखा गया, कल्याण शब्द दिया गया है पर्याय। पर्याय का मतलब समान अर्थ, पर्याय का मतलब पर्यायवाची। पर्यायवाची को समानार्थक भी कहा जाता है और समानार्थी भी कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। जब आपको उसका अर्थ ही नहीं पता होगा तो आप उसको ढूंढ कैसे पाएंगे कि पूछ क्या रहा है, फिर तुक्का लगाएंगे, जो कि प्रश्न का जवाब आपका गलत होगा। और पर्यायवाची क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो समान होते हैं। जैसे हो गया आंख, आंख का आंख को हम नेत्र, लोचन, नयन, चक्षु। ठीक है, आंसू, घोड़ा, तुरंग, वाजी, हय, घोटक। तो एक शब्द के एक से ज्यादा नाम, लेकिन वो समान है, उसको अलग अलग नाम से जाना, लेकिन है वो घोड़ा ही। ठीक है, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, समानार्थी या पर्यायवाची कहलाते हैं। तो यहाँ पर कल्याण का मतलब क्या है, हित। हित मतलब भलाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ना तो उदासी हो सकता है, ना खेद हो सकता है, और ना ही युद्ध हो सकता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 80 का सही जवाब है हित। कल्याण का पर्याय है हित। तो ये आपके 4 अपठित गद्यांश है। पेपर का पैटर्न इसी तरीके से आएगा, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं होगी। इसी तरीके से हिंदी विषय का जो पेपर है, जिसने जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर हिंदी विषय फिल किया है, उसमें 4 अपठित गद्यांश आएंगे और इसी तरीके से मिलेंगे। कल मैंने आपको सिलेबस में जो चीज बताई थी, व्याकरण से संबंधित भी प्रश्न हो सकते हैं। तो देखिए, आपके सामने आज प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से ये बताया कि इसमें व्याकरण से संबंधित भी एक एक प्रश्न जरूर मिला है आपको। तो ये तो अब हमें नहीं पता, एग्जामिनर एक भी पूछ सकता है, 2 भी पूछ सकता है, तो ये तो हम एक गैस ही कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिला है, जो प्रीवियस पेपर के माध्यम से अभी हमने प्रैक्टिस पेपर लगाया, जो भी हमें नई नई चीजें मिलती हैं, तो हम अब वीडियो के माध्यम से बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पहुंचा रहे हैं और पहुंचाएंगे, ताकि उनकी बेहतर तैयारी हो। और इसलिए यहाँ पर जो है एक एक प्रश्न ही डाला,
चारों गद्यांश के अंदर व्याकरण से संबंधित एक एक प्रश्न ही आया। विशेषण था जिसके अंदर, विलोम था, पर्यायवाची था। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।